नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आपको याद दिला रहा हूँ 21 मार्च 2026 को है हमारा दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट एट मुंबई। और उसके लिए रजिस्ट्रेशन चालू है और अर्ली बर्ड डिस्काउंट है 31 जनवरी तक। तो 3 दिन और है। जल्दी से जाइए, नीचे लिंक मिलेगा, उस पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये क्यूआर कोड से भी आप करा सकते हैं। आज एक अत्यंत दुखदाई घटना में, एक दुर्घटना में अजीत दादा पवार नहीं रहे। अजीत दादा पवार का अपना एक विशेष स्थान था महाराष्ट्र की राजनीति में। और जो दुर्घटना हुई वो एक लियरजेट 45 XR, वो प्राइवेट चार्टर्ड जेट था, उससे हुई। सवेरे बताते हैं कि थोड़ी बारामती एयरपोर्ट, वैसे भी बारामती एयरपोर्ट जो है वो एक छोटा एयरपोर्ट ही है, और छोटे एयरपोर्ट पे उतरने में उस समय विजिबिलिटी बताते हैं थोड़ी सी कम थी, और उसे लैंडिंग करते समय उसने गो राउंड किया, लैंड नहीं कर पाया। उसने गो राउंड किया, यानी कि जब वो लैंड कर रहा था तो लैंड करते करते उसने जो है वो वापस उड़ान ऊपर भर ली, और फिर दोबारा आया लैंड करने के लिए। और उस समय उसने मेडे मेडे बोलते हैं, जो कि एक डिस्ट्रेस सिग्नल होता है, वो मेडे का साइन, जब दोबारा वो लैंड करने आया तब उसने मेडे का सिग्नल दिया, ऐसा कि डीजीसीए ने बताया है। और इस बारे में मैंने बात की एक एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर है, और उनका मैं आज आपको दिखाऊंगा भी, जो उनके साथ मैंने जो बातचीत की वो भी आज लाइव आएगी। लेकिन उन्होंने ये बताया कि भाई ये जो है तो बहुत ही सेफ एयरक्राफ्ट है। सेफ एयरक्राफ्ट इतना है कि ये 36 साल से चल रहा है, 1990 में लॉन्च हुआ था लियरजेट 45 XR। और जेट है ये टर्बो प्रॉप नहीं है, ये टर्बो फैन वाला जेट है। तो ये जेट एयरक्राफ्ट और इतना काबिल एयरक्राफ्ट है कि ये 51,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। तो ऐसा जो एयरक्राफ्ट है उसमें अचानक क्या हुआ कि वो लैंडिंग करते समय उसको गो राउंड करना पड़ा, और उसके बाद फिर दूसरी बार जब दूसरी अप्रोच में उसको मेडे यानी कि डिस्ट्रेस सिग्नल देना पड़ा, यानी कि कोई ना कोई तकनीकी खराबी हुई है। और उनसे मैंने ये भी पूछा कि भाई इसमें क्या एंगल हो सकता है। तो उन्होंने कहा भाई सबसे पहला एंगल, कोई भी जब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो सबसे पहला एंगल जो है वो सैबोटाज का देखा जाता है। तो जो भी इसका इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें सबसे पहले ये चेक किया जाएगा कि क्या कोई सैबोटाज की संभावना है। ये सैबोटाज यदि कोई करेगा अजीत दादा पवार को, तो ये तो आप गेस करें कि भाई सैबोटाज से किसको लाभ हो सकता है। क्योंकि वैसे भी उनकी जो शक्ति थी, उनकी और उनके चाचा जी की शक्ति जो थी, वो इस बार के जो म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए थे उसमें तो लगभग समाप्त प्राय हो गई थी। और उनने तो कुल मुश्किल से 150 वार्ड जीते थे पूरे महाराष्ट्र में, और चाचा जी ने तो केवल 36 वार्ड जीते थे पूरे महाराष्ट्र में। जबकि आप देखें कि एमआईएम जैसी पार्टी जो थी वो भी 136 या 125, हाँ सॉरी 125 वार्ड जीतने में कामयाब हो गई थी। तो वो ओवरटली तो यदि देखा जाए तो मुझे तो ये नहीं दिखता कि भाई इससे किसको लाभ हो सकता है। लेकिन ये अवश्य है कि महाराष्ट्र की राजनीति में तो भूचाल आ ही गया। राजस्थान की आपकी राजनीति में महाराष्ट्र की एक बड़ा भूचाल आ गया। अभी किस लिए गए थे वो? इसलिए गए थे कि भाई अब बाकी सारे चुनाव हो चुके हैं, लोकसभा का चुनाव हो गया, उसके बाद फिर आपके विधानसभा का चुनाव हो गया। विधानसभा में जो आपका महायुति है, यानी कि जिसके अजीत दादा पवार भी सदस्य थे, उस महायुति को अभूतपूर्व सफलता मिली। उनके चाचा शरद पवार जी की जो पार्टी थी वो बिल्कुल
ध्वस्त होके रह गई और पूरी की पूरी जो महाविकास अघाड़ी थी, वो 50 का आंकड़ा नहीं छू पाई। तो इतनी बुरी तरह से जब हार हो गई उनकी और तो 234 सीटें ये लोग लेके आ गए, तो उसके बाद तो आप ये सोच सकते हैं कि भाई अजीत दादा पवार तो अत्यंत प्रसन्न रहे होंगे। फिर बाद में ये जो आपके म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए उसमें अ, उनकी जो स्थिति थी वो ठीक-ठाक थी, लेकिन जब वो भाजपा के सामने लड़े तब उनकी स्थिति खराब हो गई। अब जो अगले चुनाव हैं, यानी जो इस प्रक्रिया के या इस साइकिल के, इस चक्र के जो अंतिम चुनाव है वो आने वाले हैं, वो है पंचायत चुनाव, यानी पंचायत, मंडल और जिला परिषद। तो ये चुनाव जो हैं वो मराठा राजनीति में बड़ा महत्व रखते हैं। मराठा राजनीति में इनका इतना महत्व है, तो उसको देखते हुए अजीत दादा पवार अत्यंत सक्रिय थे, क्योंकि उनका जो पश्चिमी महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, उस पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्र में वो अपने चाचा जी को पूरी तरह से समाप्त करने में लगे हुए थे। चाचा जी की उनकी क्या झगड़ा था, चाचा जी और उनका झगड़ा सिर्फ़ इतना था कि भई चाचा जी ने उनको कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, जबकि वो नंबर 2 हुआ करते थे पार्टी में। चलो जब वो एक साथ भी रहते थे, तब भी जब आप ये देखें कि एक बार जब शरद पवार की पार्टी ज़्यादा सीटें लेके आ गई कांग्रेस की, उसके बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री का पद कांग्रेस को दे दिया। ये हठ नहीं किया कि अजीत दादा पवार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसको लेके उनको सदैव से एक पीड़ा रही थी अपने चाचा जी से। तो अब तो वो रहे नहीं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन अपने जीवन के अंत तक आते-आते ये तो कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने चाचा जी को बुरी तरह से पटखनी तो दे दी और ये दिखा दिया था कि भई जो मराठा वोट है, उस पर शरद राव का कोई एकाधिकार नहीं है। और अजीत दादा पवार जो थे, वो असली संगठनकर्ता उभर के आए। चाचा जी ने 2 बार जो है वो अपने आप को बचा लिया और दोनों बार जो है उन्होंने एक प्रकार से मैं कहूँ कि इमोशनल कार्ड खेल के, भई इमोशनल कार्ड खेल के एक बार जो विधानसभा चुनाव जो पिछली बार के हुए, उसमें शरद पवार की स्थिति खराब ही थी, उस समय अजीत दादा पवार तो उनके साथ ही थे। लेकिन आप याद करें कि उनको जो है वो कोल्हापुर इत्यादि में बरसते पानी में उन्होंने जो स्पीच इत्यादि दी, उसको देख के लोगों का एक बार पुनः उनके साथ मोह जागृत हो गया और वो अच्छी एक परफ़ॉर्मेंस लेके और उन्होंने ऐसी एक स्थिति उत्पन्न कर दी जिसमें भाजपा उस स्थिति में नहीं पहुँच पाई कि शिवसेना उसको धोखा ना दे सके। क्योंकि फिर शिवसेना के पास ऐसा अवसर उत्पन्न हो गया कि उनको धोखा दिया जाए और धोखा देने में भी अ, आप देखें कि अजीत दादा पवार की बड़ी किरकिरी हुई थी कि पहले तो शरद राव ने कह दिया अजीत दादा को कि भई तुम तो फडणवीस के साथ मिलके सरकार बना लो और आखिरी मौके पर उनको पटकनी दे दी। लेकिन उसका बदला तो ले लिया, बदला तो ले लिया। मैं कहूँगा कि भई जो उनकी एक विरासत है, जो उनकी थाती है अजीत दादा पवार की, वो अब रोहित पवार को मिलने की, यानी उनके पुत्र को मिलने की ही अब पूरी संभावना है। जिस प्रकार से जिन स्थितियों में, जिन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि पूरी जनता की जो उनके वोटर्स हैं या जो मराठा समाज है पश्चिमी महाराष्ट्र का, वो सुप्रिया सुले को अब किसी भी स्थिति में स्वीकार करने वाला नहीं है। और शरद पवार को अब ऐसा लग रहा है कि अब अजीत पवार जो हैं वो अपने अवसान के बाद भी छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि शरद पवार भी अब 85 साल के हो चुके। वैसे भी अब उनसे इतनी मेहनत नहीं हो पा रही है, मेडिकल इश्यूज़ आ ही जाते हैं एज रिलेटेड। सुप्रिया सुले ने लगातार अपने आप को यही सिद्ध किया है कि वो अपने
पापा की बेटी हैं, इससे अधिक कुछ वो है नहीं। और इसलिए रोहित पवार के ही चांसेस मुझे आगे लगते हैं कि रोहित पवार ही इस पार्टी को, ये जो एनसीपी है, इसके पास एनसीपी का नाम भी है, जो ओरिजिनल नाम है, जो मूल नाम है, वो एनसीपी वाला नाम भी है। एनसीपी का चिन्ह भी है, उनका चुनाव चिन्ह भी है एनसीपी का। सो यदि किसी को लग रहा हो कि भई अब ये लोग वापस एक हो जाएँगे, तो वो एक तभी हो सकते थे जब अजीत दादा पवार रहते। अब अजीत दादा पवार के ना रहने पर तो अब और भी संभावना है कि ये एकता अब पूरी नहीं हो पाएगी। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शरद पवार अपनी आयु के कारण, और रोहित पवार इसलिए है कि रोहित पवार में वह सांगठनिक क्षमता है या नहीं, वो अभी सिद्ध होना है। क्योंकि अजीत दादा पवार में तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी सांगठनिक क्षमता थी, ये सब जानते हैं। बल्कि जब वे और शरद पवार साथ थे, तो सभी जानते थे कि भई संगठन का तो पूरा काम अजीत दादा पवार ही देखते हैं। तो अब ये एक वैक्यूम आ गया है। इससे हम ये कह सकते हैं कि भई एक झटका तो अवश्य लगा है। महायुति को भी झटका लगा है, उनका एक बड़ा नेता चला गया। लेकिन महायुति को कोई इससे नुकसान होगा, शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में या लॉन्ग टर्म में, ऐसा तो मुझे नहीं दिखता। तो एक बार फिर से भगवान अजीत दादा पवार की आत्मा को शांति दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।